नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 21 जुलाई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। गिरी नदी में गाद से पेयजल आपूर्ति प्रभावित, शिमला शहर के कई क्षेत्रों में नहीं मिला पानी। शिमला में हुई तेज बारिश के चलते शहर को जलापूर्ति करने वाली गिरी नदी में गाद की मात्रा अधिक होने से सोमवार रात से गिरी में लिफ्टिंग बंद रही है, जिससे मंगलवार को शहर को महज 7.86 MLD पानी मिला है। गिरी नदी में पानी की पंपिंग न होने से शहर में पेयजल सप्लाई भी प्रभावित रही। कई क्षेत्रों में लोगों को पानी की आपूर्ति नहीं मिल पाई, जिससे पानी की किल्लत पैदा होगी। बरसात के मौसम में अक्सर पेयजल योजनाओं में गाद अधिक जमा हो जाती है, जिससे पानी को लिफ्ट करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जल प्रबंधन कंपनी का कहना है कि सोमवार रात से पंपिंग बंद रही है, जिसके चलते गुम्मा से अतिरिक्त पानी लिफ्ट किया गया है ताकि शहर में पानी का अधिक बैकलॉग न पड़ सके। कंपनी के AGM राजेश कश्यप ने बताया, मंगलवार को गिरी नदी में गाद की मात्रा कम होने के बाद पंपिंग धीरे धीरे शुरू कर दी गई है। यदि बारिश और अधिक नहीं होती है तो बुधवार तक गिरी नदी से पर्याप्त पानी की लिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय के बाहर गरजे मिड डे मील वर्कर। केंद्रीय आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से मिड डे मील वर्कर विरोध करने पर उतरा है। शिमला शिक्षा निदेशालय के बाहर मिड डे मील वर्कर ने C2 के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मिड डे मील वर्कर पिछले लंबे समय से अपने हित के लिए नीति बनाकर नियमित करने की मांग उठा रही है। इतना ही नहीं, मिड डे मील वर्कर के लिए 15,000 के वेतन की मांग की जाती रही है। मिड डे मील वर्कर हिम्मी देवी ने बताया कि वे बीते 18 वर्ष से महज 33 रुपए दिहाड़ी पर अपनी सेवाएं दे रही है, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। इस दौर में इतने कम वेतन में गुजारा कर पाना संभव नहीं है। मिड डे मील वर्कर को 12 माह से सिर्फ 10 महीने का वेतन दिया जाता है। देश भर में 25 लाख मिड डे मील वर्कर 12 करोड़ बच्चों को खाना बनाने का काम कर रही है, लेकिन सरकार उनका शोषण कर रही है। उनकी मांगे न माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। वर्ष 2021-22 में जिला में वन क्षेत्र में 2,64,732 पौधे लगाने का लक्ष्य। राजेंद्र गर्ग। खबर बिलासपुर से भद्र में जिला स्तरीय वन महोत्सव की अध्यक्षता करते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आंवला का पौधा रोपित कर अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2021-22 में बिलासपुर वन मंडल क्षेत्र में 4,52,256 हेक्टेयर क्षेत्र में 2,64,732 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें लगभग 1,85,532 स्मॉल और 79,200 टाल प्लांट लगाए जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पंचायत के वार्ड मेंबर को भी 51 पौधे रोपित करने के लिए दिए जा रहे हैं, जिसमें रीठा, जामुन, आंवला, भेड़ा, अर्जुन और खैर आदि का पौधारोपण किया जा रहा है। ये सभी पौधे वन भूमि, समतल भूमि या निजी भूमि में लगाए जाएंगे। बड़ी खबर चंबा से। सामाजिक समारोह में उपस्थित लोगों को कोविड जांच करवाना आवश्यक। DC चंबा दूनी राणा। DC चंबा ने कहा कि जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के दृष्टिगत ट्रेसिंग व टेस्टिंग को और बढ़ाने के लिए सभी SDM और खंड चिकित्सा अधिकारियों को प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। DC ने सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यकता के अनुरूप निजी एवं सामाजिक समारोह के दौरान उपस्थित लोगों के कोविड-19 सैंपल जांच की व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण को सामुदायिक स्तर पर फैलने से रोकने के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर आवश्यक कदम उठाए जाना सुनिश्चित बनाया जाए। DC ने सभी SDM से समारोह के आयोजन के लिए प्रदान की गई अनुमति की सूची के अनुरूप सैंपल की जांच के लिए भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित बनाने को कहा है। जिले में कोविड-19 सैंपल की जांच को लेकर DC ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा RT-PCR के माध्यम से जांच दर को और बढ़ाने के निर्देश दिए तथा HPU शिमला ने फिर बढ़ाई PG में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय में 9 अगस्त से PG में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी है, जो पूरे माह चलेगी। आदेष्टा अध्ययन कार्यालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्स में प्रवेश के लिए 24 जुलाई तक तिथि बढ़ाई गई है, जबकि मेरिट आधारित PG डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 2 अगस्त तक बढ़ाया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाने के फैसले के कारण प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। प्रवेश परीक्षा UG अंतिम वर्ष की चल रही परीक्षाओं के समाप्त होने पर 7 अगस्त के बाद शुरू की जाएगी। भारी बारिश का कहर। कांगड़ा में एक सप्ताह में 60 करोड़ रुपए का नुकसान।
चंबा में रात 8 बजे के बाद आपातकालीन वाहन ही चलेंगे। पिछले एक हफ्ते से मानसून के सक्रिय होते ही हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इससे अब तक विभिन्न विभागों और आम जनता को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। जिलाधीश डॉक्टर निपुल जिंदल ने बताया कि भारी बारिश के कारण एक हफ्ते के दौरान ही करीब 60 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। भारी बारिश के कारण सरकारी और लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि लगातार बिगड़ रहे मौसम के बीच जिला कांगड़ा में मंगलवार को रेड अलर्ट घोषित किया गया था। बुधवार को जिला में येलो अलर्ट घोषित किया गया। उन्होंने लोगों से इस दौरान नदी नालों और खड्डों के पास न जाने का आग्रह किया। जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुल जिंदल ने बताया कि जिला में बाधित हुई व्यवस्थाओं को पुनः बहाल करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उधर चंबा जिले में 21 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही समस्त विभागीय अधिकारियों को सचेत रहने के आदेश दिए गए। पूर्वानुमान के अनुसार 21 जुलाई को 24 घंटे में जिले में भारी बारिश की संभावना है। इसमें बाढ़ व बादल फटने जैसी घटनाएं भी हो सकती है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। बहरहाल प्रशासन ने मंगलवार को खासकर रात 8 से लेकर बुधवार सुबह 5 बजे तक एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवा वाहन सैन्य अर्ध सैन्य बलों के वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि वे बिना वजह घरों से बाहर न निकले और सुरक्षित स्थानों पर रहे। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक 22 जुलाई को इन फैसलों पर लग सकती है मोहर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 22 जुलाई को दोपहर 3 बजे राज्य मुख्य अतिथि गृह पेटरॉफ में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को शिक्षकों के परामर्श के लिए स्कूल आने की छूट मिल सकती है। कोचिंग सेंटरों को खोलने और शिक्षा स्वास्थ्य विभागों में 4000 से ज्यादा पदों को भरने पर भी मंथन होगा। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। 2 अगस्त से प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों के ड्राफ्ट पर भी चर्चा होगी। उधर केंद्रीय सड़क एवं आधारभूत ढांचा फंड CRIF में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 99.69 करोड़ रुपए मंजूर किए। ये धनराशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पहली किस्त के रूप में जारी की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और उच्च मंत्रालय ने इस संबंध में हिमाचल सरकार को एक पत्र जारी किया है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, जिसका प्रशासनिक तंत्र से लेना देना नहीं, उसे तबादले की सिफारिश का अधिकार नहीं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने महज राजनीतिक दल के सदस्य की सिफारिश के आधार पर जारी तबादला आदेश रद्द कर दिए। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने कहा है कि ये बड़े खेद का विषय है कि तबादला आदेश या तबादला रद्द करने के आदेश उन लोगों की सिफारिश से हो रही है जिनका प्रशासनिक विभाग में कोई स्थान नहीं है। इस तरह का कृत्य प्रशासन के सिद्धांतों के लिए पूरी तरह से घातक है। न्यायालय ने कहा है कि तबादला होना किसी कर्मचारी के लिए जरूरी घटना है, लेकिन ये तबादला आदेश तय सिद्धांतों या दिशा निर्देशों के अनुरूप ही होने चाहिए, न कि ऐसे व्यक्ति के कहने पर जिसका प्रशासनिक तंत्र से कोई लेना देना नहीं होता। एक अच्छे प्रशासन के लिए बार बार तबादला आदेश का भय सुबह प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। न्यायालय ने कहा कि कर्नाटक राज्य की तर्ज पर तबादला नीति में अतिरिक्त प्रावधान जोड़े जाने की व्यवस्था है, जहां पर कर्मचारी अधिकार के तौर पर तबादला करने की न तो मांग कर सकते हैं, न ही राजनीतिक दबाव के चलते किसी के तबादला आदेश जारी किए जा सकते हैं। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय और कई अन्य हाईकोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी विधायक, सांसद या मंत्री के पास किसी कर्मचारी की शिकायत पाए जाने पर तबादला करने की सिफारिश करने का अधिकार है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल प्रशासनिक विभाग के पास है। न्यायालय ने तबादला आदेशों को कानून के विपरीत पाते हुए रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि कोर्ट में तबादला मामलों की संख्या को कम करना जरूरी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आनी में किए करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास। निर्मंड से वन महोत्सव का आगाज। आनी के 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करोड़ों की शिलान्यास और उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री ने निर्मंड बस अड्डा, ITI सहित कई अन्य परियोजना जनता को समर्पित की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निर्मंड के कोफरधार में 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री मंगलवार सुबह हेलीकॉप्टर से रामपुर के नजदीक सिंगला हेलीपैड पहुंचे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से बस स्टैंड निर्मंड पहुंचे, जहां उन्होंने उद्घाटनों व शिलान्यास लगा दी। खबर कांगड़ा से फेसबुक लाइव कर फंदे पर झूल गया कांगड़ा का युवक। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के लंबागांव क्षेत्र में एक युवक ने फेसबुक लाइव कर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस दौरान फेसबुक लाइव पर फंदा लगा देकर परिवार वालों ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। प्रदेश में इस तरह का ये पहला मामला है। जब ऋषभ कुमार उम्र 19 ने लंबागांव में अपने घर पर आत्महत्या की, उस समय घर पर कोई नहीं था।
युवक की एक बहन और मां है जो बद्दी में रहती है। युवक की मां बद्दी में नौकरी करती, आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि युवक के पिता भी आत्महत्या कर चुके हैं। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में फिर 101 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 101 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए। मंडी जिले में 24, शिमला 17, कांगड़ा 15, चंबा 15, बिलासपुर 10, हमीरपुर 7, ऊना 5, किन्नौर 3, कुल्लू और सोलन जिले में 2-2 मामले आए। सिरमौर में 1 नया मामला आया है। वहीं 2 दिन से किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत नहीं हुई है, जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए रात भरी खबर है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 114 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,04,618 पहुंच गया है। इनमें से 2,01,50 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 957 रह गए। अब तक 3,491 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 13,932 लोगों के सैंपल लिए गए थे। राष्ट्रीय खबर, एरियर की संभावना खत्म। सरकार ने कहा डीए फ्रीज था, इसलिए बीते 18 महीने का महंगाई भत्ता 17% रहेगा। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की घोषणा करने के बाद मंगलवार को एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए फ्रीज था, यानी इस अवधि के दौरान डीए की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने 1 जुलाई 2021 से 28% डीए देने की घोषणा की थी, वे एकाएक थी। इसमें 11% डीए तो बढ़ गया, लेकिन सरकारी कर्मियों का कहना है कि केंद्र ने यह आदेश जारी कर 18 महीने का एरियर मिलने की संभावना खत्म कर दी है। केंद्र के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को अब एरियर का फायदा नहीं मिल सकेगा। अगर सरकार डीए को 1 जनवरी 2020 से बढ़ाना शुरू करती तो अब तक कर्मियों के खाते में अच्छा खासा एरियर जमा होता। राष्ट्रीय परिषद JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि केंद्र सरकार को कर्मचारी और पेंशनरों को 18 महीने का एरियर देना चाहिए। डीए डीआर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का एक हिस्सा होता है। सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। केंद्र सरकार ने कहा कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की खबर नहीं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण परवार ने मंगलवार को बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है। बड़ी खबर ICMR से जुड़ी हुई। ICMR ने कहा खोल सकते हैं प्राइमरी स्कूल। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के DG बलराम भार्गव ने बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे वायरस का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए कोरोना की लहर के दौरान यूरोप में कहीं भी प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए गए थे। यहाँ भी कक्षा 1 से 5 तक के छोटे बच्चों को पहले स्कूल में बुलाया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्कूल खोलने से पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो। हालांकि भार्गव की बात के विपरीत अभी कई राज्यों में बड़ी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है। बुरी खबर, देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना से खतरा। 2/3 लोगों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी। देश में कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने मंगलवार को बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सीरो सर्वे का चौथा चरण संपन्न हो चुका है। इन चारों सर्वे से पता चला कि देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है, जबकि 2/3 लोगों में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। भार्गव ने कहा कि चौथा सीरो सर्वे 21 राज्यों के 7 जिलों में कराया गया है। इनमें 6 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को भी शामिल किया गया था। इस दौरान हर जिले के 10 गाँव और वार्डों में 40 लोगों के सैंपल लिए गए। हर जिले से 26 साल तक की आयु वाले 400 लोग इस सर्वे में शामिल हुए थे। वही सर्वे में शामिल हर जिले और उप जिले से 100 स्वास्थ्य कर्मचारियों को सैंपल लिए गए। भार्गव ने कहा कि हमने 7,252 हेल्थ केयर वर्कर का भी अध्ययन किया है। इनमें से 10% ने वैक्सीन लगवाई थी। उनमें ओवरऑल सीरो प्रिविलेंस 85.2% पाया गया है।